हाय एवरीवन। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज के इस नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंपोनेंट के 2021 के यू एग्जाम के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर पेपर में 16 क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे गए, तो ये कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट था उस साल, और हम देखेंगे कि भाई इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए था और इन क्वेश्चन से 2025 के एपीएफसी और यू एग्जाम के लिए हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, बल्कि आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे एपीएफसी और यू एग्जाम के, जो कि आपकी प्रिपरेशन के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो आप इस गाइड बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंपोनेंट्स के पीवाईक्यू को फॉर द ईयर 2021। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहां पे दिया था। देखिए, 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी गांधी जी को कि भाई एक काम करिए, आप ना डायरेक्टली पॉलिटिकल मूवमेंट का पार्ट मत बनिए, डायरेक्टली फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट मत बनिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थॉट्स चल रही हैं। आप एक काम करो, भारत में पूरा घूमो एक साल, और घूमने के बाद आप अपनी एक आइडियोलॉजी बनाओ और देखो कि भाई इस टाइम पर जो डिफरेंट फैक्शन कांग्रेस के अंदर है, उनसे किससे आपकी आइडियोलॉजी ज्यादा मैच करती है। तो गांधी जी को सलाह दी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो गांधी जी एक साल तक भारत घूमते रहे और बहुत सारा मेजर पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने नहीं दिया, और पहली बार 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन के दौरान उन्होंने अपना फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, ऑप्शन डी। बीएचयू की जो फाउंडेशन थी 1916 फरवरी में हुई, तो यहाँ पर गांधी जी ने एक स्पीच भी दी, बहुत ही फेमस स्पीच उसको माना जाता है, इवन एनसीईआरटी में उस स्पीच को मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या पाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एस महात्मा। देखो, आपको ना एपीएफसी और यू एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलेगा, ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे अर्थशास्त्र हो गई, आईने अकबरी हो गई, गांधी एस महात्मा हो गई, तो आपको लगभग हर बार एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा जो कि बुक्स और उनके ऑथर्स के ऊपर पूछा गया है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और वैसे भी इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एपीएफसी और यू एग्जाम में या यूपीएससी किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, आप लोगों को गांधी जी को तो अच्छे तरीके से कवर करना ही करना है कि भाई गांधी जी की इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन सी थी, गांधी जी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, गांधी जी के ऊपर लिखी गई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा कि भाई गांधी एस महात्मा जो बुक है वो किसने लिखी है। आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं, महादेव देसाई ने लिखी है, या शाहिद अमीन ने लिखी है, या फिर लुइस फिशर ने लिखी है, या फिर डेविड आर्नोल्ड ने लिखी है। इनमें से किसने गांधी एस महात्मा लिखी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन टफ है क्योंकि हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हमने बुक सुनी हुई है और वो हमें पता है कि भाई किसने लिखी है, वो लिखी है लुइस फिशर ने। हमने गांधी प्रोफाइल टू पावर ये बुक पढ़ी हुई है, ये किसने लिखी है, डेविड आर्नोल्ड ने। लेकिन हमने शाहिद अमीन की गांधी एस महात्मा बहुत कम सुनी, क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक नहीं है। गांधी जी 1921 में गोरखपुर गए थे, तो उस विजिट का जो जिक्र है इस बुक में किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कि भाई जब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। एंड दोस्तों, यहां से हमको एक और हिंट पता लगती है कि भाई 1947 का आपसे जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट पूछ लिया। 2023 के एपीएफसी पेपर में आप लोगों से 1911, 1912, 1913, 1914 का जो है आईएनसी प्रेसिडेंट पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं जो आईएनसी है और उसके जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। मैसेज हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन से मिलता है। तो आप लोगों को कहीं लिख भी लेना है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जितने भी सेशंस से इंपॉर्टेंट सेशंस, उनके प्रेसिडेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक हमें बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट था। क्या वो पतब्बी सितारामैया थे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो अबुल कलाम आजाद थे, या फिर जेबी कृपलानी थे। तो पतब्बी सितारामैया 1948 और 1949 में जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, वो उससे पहले प्रेसिडेंट नहीं थे 1947 में। तो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू थोड़ी देर के लिए 1946 में जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये 1947 में प्रेसिडेंट नहीं थे, ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। अबुल कलाम आजाद, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस माने जाते हैं, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले एक बार ये 1923 में भी प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी 1947 के टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं थे। हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी, ये थे आईएनसी के प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप
डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? किसकी अगुवाई में गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एक किसान सभा मूवमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट ने एक डेवलपमेंट करी? तो यहां पर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार होता, इस क्वेश्चन में अगर गया डिस्ट्रिक्ट मेंशन ना होता कि भाई किसकी अगुवाई में स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप हुई बिहार में, तो आंसर कुछ और होता। बट यहां पर गया डिस्ट्रिक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखो अगर यहां पर सिर्फ बिहार मेंशन होता तो इसका आंसर होता सहजानंद सरस्वती, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की फॉर्मेशन करी, बाद में ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन उनका हाथ था। तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ बिहार के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यदु नंदन शर्मा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फार्मर जो है, प्रोटेस्ट के लीडर, और इन्होंने किसान मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर और उससे पहले जो है हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर बिहार में काफी जो है पॉपुलर करी। और इन्होंने रेरा मूवमेंट जो थी, एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट बिहार की 1938-39 की, उसको भी लीड किया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोड्यूस्ड द पीरपुर रिपोर्ट 1938? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करते हैं तो 1930 से लेकर 1940 वाला पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस टाइम पर कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई और उस मिनिस्ट्री के खिलाफ एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई जो कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस थे वहां पर काफी एट्रोसिटीज हुई मुस्लिम के खिलाफ। इस रिपोर्ट को बहाना बना के बाद में पार्टीशन की बात भी करी गई। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? ये रिपोर्ट रिलीज करी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? स्वतंत्रता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनी। आपसे पूछा गया कि भाई इसके फाउंडर कौन थे? क्या वो सी राजागोपालाचारी थे, क्या वो दीनदयाल उपाध्याय थे, क्या वो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, या वो आचार्य नारायण देव थे? इनमें से किसने स्वतंत्रता पार्टी की शुरुआत करी? फाउंडर थे वो। और 1957 की एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है जो कि कांग्रेस के एक जो है बहुत प्रोमिनेंट लीडर ने बनाई, और ये कांग्रेस से परेशान होकर बनाई। कांग्रेस कहीं ना कहीं उस टाइम पर सोशलिस्ट पे थोड़ी ज्यादा सी डायरेक्शन में जा रही थी। तो जो सी गोपालाचारी थे उनको लगा कि भाई हमें सोशलिस्ट की डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमने थोड़ा सा लिबरल जो है एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, स्वतंत्रता पार्टी, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हम लिबरल आइडियोलॉजी को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू? निर्गुणा भक्ति इनमें से किस चीज को रेफर करती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? शैवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां पे शिव जी की पूजा होती है। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां पे विष्णु भगवान बेसिकली उनकी पूजा होती है। इनकार्नेशन वर्शिप, जहां पर डिफरेंट जो रूप होते हैं, जो डिफरेंट अवतार हैं, उनकी पूजा होती है। या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप, मतलब ऐसी वर्शिप जहां पर हम किसी पर्टिकुलर रूप या फिर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मलेस गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो आप यही डिफरेंशिएट करते हैं सरगुना भक्ति से कि भाई यहां पर हम निर्गुणा, फॉर्मलेस जो गॉड है उसकी पूजा कर रहे हैं। कबीर दास हो गए, गुरु नानक देव हो गए, उन्होंने इसी जो है तरह के गॉड की पूजा करी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप है जो कि काफी पॉपुलर हुई भक्ति मूवमेंट के दौरान। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट? जो आईने अकबरी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, अकबर के टाइम पर लिखी गई। इस बुक ने क्या प्रमोट करने की कोशिश करी मुगल टेरिटरी में? क्या वो सोशल डिसहार्मनी थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ द नोबिलिटी, या वो सेसेशन था ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट फ्रॉम द सेंट्रल रूल, या वो सोशल हार्मनी प्रमोट करना था विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रांग रूलिंग क्लास, कि भाई रूलिंग क्लास सपोर्ट करेगी और हमें सोशल हार्मनी मेंटेन करनी है। या फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ना एक रूरल रिपब्लिक बनाएंगे जो कि मुगल सोजनिटी को ओवरथ्रो करेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आईने अकबरी अकबर के टाइम पर लिखी गई है तो जनरली उस टाइम पर जो भी बुक लिखी गई है वो कहीं ना कहीं रूलर को सपोर्ट कर रही है, ना कि उसके अगेंस्ट जा रही है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है तो पक्का नहीं होगा, और ये भी पक्का नहीं होगा। और सोशल डिसहार्मनी की बात आईने अकबरी में नहीं करी गई, क्योंकि हार्मनी को उस टाइम प्रमोट करने की बात कर रहे थे। तो सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रांग रूलिंग क्लास इज द मैसेज जो कि ये बुक प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी विद इन द फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को मुझे बताना है कि जो आईने अकबरी बुक थी जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसके राइटर कौन है, और क्या वही राइटर अकबरनामा के भी राइटर हैं? आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन देखो दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के या सॉल्व करके आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई हाँ आप ढंग से पढ़ रहे हैं। गांधी जी का जो साल्ट मार्च था, जो कि दांडी पे जाके खत्म होता है, एक बहुत ही पॉपुलर कोस्टल विलेज इन गुजरात, कहां से स्टार्ट हुआ था? कौन सी प्लेस से स्टार्ट हुआ था? क्या वो कोचरब आश्रम था, या वो साबरमती आश्रम था, या वो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल थी, या फिर अहमदाबाद की जेल थी? कहां से गांधी जी ने अपना फेमस 241 माइल का 78 लोगों के साथ
दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया। तो वो जो है बहुत ही फेमस एक प्लेस है, आप लोग उसको जानते हैं, वो है साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है। और यहाँ से गांधी जी ने अपनी गांधी यात्रा स्टार्ट करी थी, दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी, जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई शायद टफ क्वेश्चन ना पूछ लिया हो, बट जैसे आप ऑप्शन देखेंगे आप थोड़ा खुश हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन टफ नहीं है। देखो, सोशलिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी कब बने? 1934 में बना। तो यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या कह रहा था कि हमें थोड़ा सा सोशलिस्ट चेंज पे जाना चाहिए, हमें गांधी से थोड़ा सा हमें इनको परहेज था, तो इन्होंने इसलिए एक अलग से जो है ग्रुप बनाया। तो वो जयप्रकाश नारायण, एनजी रंगा, नरेंद्र देव, इनकी जो है अगुवाई में बना। बट राजेंद्र प्रसाद कभी भी इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद जी इस ग्रुप का पार्ट नहीं बने, लेकिन जेपी नारायण जो गए, अच्युत पटवर्धन वगैरह हो गए, उन्होंने इस ग्रुप का जो है दामन थामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकुलेस 1835 मिनट ऑन एजुकेशन। देखो, जो थॉमस बेबिंगटन मैकुले थे वो 1834 में एक लॉ मेंबर बन के आए हमारी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और बाद में जो एजुकेशन के रिगार्डिंग डिबेट चल रही थी कि भारत में किस तरह की एजुकेशन प्रमोट करें, तो उसके लिए इनका एक फेमस मिनट आया और वहां पर उन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों को पढ़ाना चाहिए, हमें जो है ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग ना देके थोड़ी लिबरल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और हमें कभी भी जो है हिंदू टेक्स्ट या फिर जो इंडियन टेक्स्ट है, ओरिएंटल टेक्स्ट है, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें इंग्लिश जो टेक्स्ट है उन्हीं को जो है हायर क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो टीचिंग इंग्लिश मीडियम वाज दिस रिकमेंडेशन, आपसे नॉट रिकमेंडेड पूछा है। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग, ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी। टीचिंग ऑफ बोथ ऑर्थोडॉक्स वेस्टर्न एंड ओरिएंटल, ये उनकी जो है रिकमेंडेशन नहीं थी, उन्होंने ओरिएंटल टेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में पढ़ाने की बात नहीं बोली। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? जो militant स्कूल था, जो बेसिकली हमें कब उभरता हुआ दिखता है? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर 1903 के बाद हमें उभरता हुआ दिखता है। उनमें से कौन उसके मेंबर नहीं थे? क्या वो अश्विनी कुमार दत्त थे? दोस्तों ये तो बहुत ही पॉपुलर मेंबर थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। क्या वो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर थे? अगेन बहुत प्रोमिनेंट मेंबर जो कि महाराष्ट्र से मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को जो है लीड करते थे। और लाला लाजपत राय, ये पंजाब से इसको जो है काफी सपोर्ट करते थे। लेकिन कृष्ण कुमार मित्रा, के मित्रा, जो कि संजीवनी से जो है जुड़े हुए हैं, ये इसके मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रेतवारी एरिया इज करेक्ट? रेतवारी एरिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द मनी लेंडर, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स who usually utilize the service of the tenants। देखिए, अगर हम रेतवारी सेटलमेंट की बात करें तो थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को साउथ इंडिया में लेकर आए। उनका बेसिकली मकसद क्या था कि जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, जो टेनेंट हैं, उनको ही राइट मिल जाए और उन्हीं से हम टैक्स वसूलें। लेकिन हुआ क्या कि जब टैक्स वसूलने शुरू किए गए तो टैक्स काफी हाई रख दिए गए, क्योंकि पूरी तरीके से लैंड की मैपिंग नहीं करी गई थी, कोई टैक्स की असेसमेंट नहीं करी गई थी और सीधा हाई टैक्स चार्ज करने शुरू कर दिए। तो लोग परेशान हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है पैसा लेने शुरू कर दिया मनी लेंडर से, मर्चेंट से, रिच पीजेंट से, अपनी जमीन गिरवी रखे। तो अल्टीमेटली जो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड था वो उन्हीं के ऊपर पास हो गया। एक्चुअल में रेतवारी एरियाज की जो सेटलमेंट थी उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट इनडायरेक्टली ये चीज होनी शुरू हो गई। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो यही हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। हम बाकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। लैंडलेस लेबरर बिकेम द लैंड ओनर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि भाई जिसके पास लैंड है ही नहीं उसको लैंड दे देंगे, ऐसा कभी अंग्रेज नहीं करने वाले थे। इट स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टेनेंट्स एट हाई प्राइसेस, कोशिश करी गई थी बट इसको रोक नहीं पाए और इसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। लैंड लॉर्डिज्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, नहीं, इसको टोटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। ठीक है, लैंड लॉर्डिज्म अभी भी बरकरार था और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हमें ऑप्शन ए राइट दिखता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी है। अगेन हम बार बार जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सोशल सर्विस लीग एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे थे, उनकी अगुवाई में सोशल सर्विस लीग को है बनाया गया बॉम्बे में 1911 में। और ये पर्सन कौन थे? एनएम जोशी। ठीक है, और काफी जो है पॉपुलर नेम है। आप लोगों को ये टॉपिक जो है बार बार रिपीट होता भी दिखेगा। आप सीपीएफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप यूपीएससी के पुराने पेपर में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यों अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर इन द कांग्रेस पार्टी? देखिए, जब हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होती है, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक होता है स्वराजिस्ट पार्टी वाला और एक होता है नो चेंजर वाला। स्वराजिस्ट पार्टी वाले कह रहे होते हैं कि भाई हमें ना पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसिल के इलेक्शंस में और काउंसिल का पार्ट बनकर उनको रिफॉर्म करना चाहिए। और इस ग्रुप में कौन होते हैं? इस ग्रुप में होते हैं सीआर दास,
ठीक है, बहुत ही पॉपुलर पर्सन फ्रॉम बंगाल। इसके बाद मोतीलाल नेहरू उनके साथ होते हैं, अजमल खान उनके साथ होते हैं। तो मोतीलाल नेहरू स्वराजिस्ट ग्रुप का पार्ट थे, ना कि हमारे नो चेंजर ग्रुप का। नो चेंजर ग्रुप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। और यही आपसे पूछा गया कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ दी, तो मोतीलाल नेहरू वाज नॉट पार्ट ऑफ दी नो चेंजर ग्रुप। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। इनमें से कौन सा 1946 के कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? देखो ऑप्शन क्या है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही मेंबर थे, ठीक है, क्रिप्स द्वारा आए थे और बाकी लोग इसके मेंबर बने थे। और लॉर्ड वेबल इसके पार्ट नहीं थे। लॉर्ड वेबल का वेबल प्लान पहले आ चुका था 1945 में, बट ये इस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन प्लान के जो है मेंबर नहीं थे जो 1946 में आया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से 2016 के 21 के ईयू एग्जाम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल देखने को मिलेंगे। बहुत रेयरली आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे? थोड़े कम चांसेस हैं, बट हिस्ट्री में आप लोगों को कहीं ना कहीं फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीजों को टारगेट करना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप ये प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 4 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है हमारा लाइव क्रैश कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए जो कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो कि कम टाइम में अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 95 लाइव क्लासेस की मदद से 220 घंटे में हम आपको हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं एक्सेप्ट करंट अफेयर। तो आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। सेकंड कोर्स है मास्टर कोर्स, उस बच्चे के लिए जो कि कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहता है। थर्ड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, उस बच्चे के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जीएसएन क्वेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में आ सकता है। और लास्ट कोर्स है टेस्ट सीरीज, उस बच्चे के लिए जो कि एक बार पूरी तैयारी कर चुका है, अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहता है। तो अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।